नमस्कार। भारत का नागरिक होना ये सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये तो समझिए अधिकारों का एक दरवाजा खोलता है। पर ये नागरिकता मिलती कैसे है और इसका असली मतलब है क्या? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई भारत का नागरिक है कौन और ये दर्जा इतना खास क्यों माना जाता है। देखिए जवाब भी उतना ही सीधा है, क्योंकि नागरिकता का सीधा सीधा लेना देना उन अधिकारों से है जो ये तय करते हैं कि कोई भी इस देश में क्या कर सकता है और क्या नहीं। अगर कानून की नज़र से देखें तो भारत में मोटे तौर पर दो तरह के लोग हैं। एक तरफ है नागरिक यानी सिटीजन्स। ये देश के पूरे सदस्य हैं, इनकी वफादारी भारत के लिए है और इन्हें सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। और फिर दूसरी तरफ आते हैं विदेशी यानी एलियंस। अब जाहिर है वो किसी और देश के नागरिक हैं तो उन्हें यहाँ वो सारे अधिकार नहीं मिल सकते। अब यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही रिजर्व्ड हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 के तहत भेदभाव के खिलाफ अधिकार या आर्टिकल 16 के तहत सरकारी नौकरियों में बराबरी का हक। आर्टिकल 19 को ले लीजिए, जिसमें बोलने की, कहीं भी आने जाने की, बसने की आज़ादी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे सबसे ऊंचे पदों पर बैठने का हक, ये सब सिर्फ नागरिकों को ही मिलता है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले नागरिक और विदेशी का फर्क देखेंगे, फिर भारत की जो यूनिक एकल नागरिकता प्रणाली है उसे जानेंगे। इसके बाद नागरिक बनने के 5 रास्ते कौन-कौन से हैं, ये नियम समय के साथ कैसे बदले, और आखिर में इन सबके पीछे राष्ट्रीय एकता का जो बड़ा लक्ष्य था उस पर भी बात करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत के सिटीजनशिप सिस्टम की सबसे खास बात को समझते हैं, और वो है एकल नागरिकता, जिसे हम सिंगल सिटीजनशिप भी कहते हैं। देखिए, भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब केंद्र और राज्य सरकारें हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ नागरिकता सिर्फ एक ही है, भारतीय नागरिकता। मतलब हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। अब इसकी तुलना अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से कीजिए। वहाँ डुअल सिटीजनशिप होती है, मतलब एक इंसान देश का भी नागरिक होता है और अपने राज्य का भी। इसका एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि राज्य अपने नागरिकों को ज्यादा तवज्जो दें और दूसरों से भेदभाव करें। भारत का सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम हमें इसी तरह की दिक्कतों से बचाता है। हालांकि इस सिंगल सिटीजनशिप के नियम के भी कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे संसद चाहे तो कुछ सरकारी नौकरियों के लिए ये शर्त रख सकती है कि उम्मीदवार उसी राज्य का निवासी हो, या फिर राज्य अपने यहाँ के निवासियों को पढ़ाई की फीस में छूट जैसे कुछ फायदे दे सकते हैं। और हाँ, जो आदिवासी इलाके हैं उनकी संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ बाहरी लोगों की एंट्री पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर कोई भारत का नागरिक बनता कैसे है? क्या इसका कोई सेट फॉर्मूला है? बिल्कुल, हमारा कानून इसके लिए 5 अलग-अलग रास्ते बताता है। ये जो 5 तरीके हैं ये 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। पहला और सबसे आम तरीका है जन्म से नागरिकता, यानी बाय बर्थ। और ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इससे पता चलता है कि वक्त के साथ नियम कैसे सख्त होते गए। देखिए, 1987 तक तो नियम सीधा था, भारत में जो भी पैदा हुआ वो भारत का नागरिक। लेकिन फिर 1987 से 2004 के बीच एक शर्त जुड़ गई कि माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और 2004 के बाद से नियम और भी सख्त हो गया। अब या तो दोनों माता पिता भारतीय हो या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। दूसरा तरीका है वंश के आधार पर, यानी बाय डिसेंट। ये उन लोगों के लिए है जो पैदा तो भारत से बाहर हुए लेकिन उनके माता पिता भारतीय थे। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि 1992 से पहले ये सिर्फ पिता के भारतीय होने पर मिलता था, लेकिन 1992 के बाद नियमों को बदला गया और अब माता या पिता किसी के भी भारतीय होने पर नागरिकता मिल सकती है। तो एक तरह से ये ज्यादा बराबरी वाला नियम बन गया। तीसरा रास्ता है रजिस्ट्रेशन के जरिए। ये रास्ता खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो या तो भारतीय मूल के हैं या फिर जिन्होंने किसी भारतीय नागरिक से शादी की है। आमतौर पर इसके लिए उन्हें अप्लाई करने से पहले कम से कम 7 साल तक भारत में रहना पड़ता है। चौथा तरीका है नेचुरलाइजेशन, या जिसे देशीयकरण कहते हैं, और ये आप कह सकते हैं सबसे मुश्किल रास्तों में से एक है। इसकी शर्तें काफी सख्त हैं, जैसे आपको अपनी पुरानी नागरिकता छोड़नी होगी, एक लंबे समय तक भारत में रहना होगा, मतलब पिछले 14 सालों में से 11 साल।
आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और आपको संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई कोई एक भारतीय भाषा भी आनी चाहिए। और पांचवा और आखिरी तरीका है किसी नए इलाके का भारत में शामिल होना। मतलब अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाए तो वहां के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1962 में पौंडीचेरी का भारत में विलय होना। अब एक बात समझनी जरूरी है कि नागरिकता से जुड़ा कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक तरह का लिविंग लॉ है। मतलब समय और जरूरत के हिसाब से खास परिस्थितियों को संभालने के लिए इसमें बदलाव होते रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1985 का असम समझौता। इसे खास तौर पर बांग्लादेश से असम में हुए प्रवासन के बहुत ही पेचीदा मुद्दे को सुलझाने के लिए लाया गया था। इसमें अलग अलग कट ऑफ तारीखें रखी गईं, जिसके आधार पर यह तय किया गया कि किसे नागरिकता मिलेगी और किसे नहीं। और अभी हाल की बात करें तो 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA आया। ये अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के प्रवासियों के लिए है। शर्त यह है कि वो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ चुके हों। इनके लिए नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता पाने की जो 11 साल की शर्त थी, उसे घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी बात ध्यान देने वाली है। CAA के ये जो नए नियम हैं, ये हर जगह लागू नहीं होते। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो आदिवासी इलाके हैं, या फिर वो इलाके जहां जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है, वहां ये कानून लागू नहीं होता। तो चलिए अब इस पूरी कानूनी बातचीत को इसके असली मकसद से जोड़कर देखते हैं। और वो मकसद था राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा विजन। हमारे संविधान बनाने वालों का लक्ष्य बहुत साफ था। वो एकल नागरिकता के जरिए देश के लोगों में भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देना चाहते थे, ताकि एक मजबूत और एकजुट भारतीय राष्ट्र बन सके। लेकिन जैसा कि सोर्स में भी बताया गया है, इस बड़े सपने के बावजूद देश ने सांप्रदायिक दंगों, वर्ग संघर्षों और जातीय विवादों की कड़वी हकीकत का भी सामना किया है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हमारे संस्थापकों का एक एकजुट और मजबूत भारतीय राष्ट्र बनाने का जो सपना था, क्या वो पूरी तरह से साकार हो पाया है?